दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है फन। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। जहरीली हो उठेंगी हवाएं, हवा में उड़ने वाले पक्षी जमीन की शरण ढूंढने लगेंगे। कुदरत तक को वश में कर लेने का सपना देखने वाले इंसान जमीन पर रेंगने लगेंगे। और ऐसा तब होगा जब पूरे महानगर पर फैलेगा फन। ओह, फन के आकार का ये जहरीला बादल तो अपना आकार बढ़ाकर पूरे महानगर को अपने आगोश में ले रहा है। करोड़ों जिंदगियां खतरे में है और मेरे पास इस विपत्ति को रोक पाने का एक भी तरीका नहीं है। महानगर पर मंडराने वाले हादसे का कारण ये स्थान था, नागद्वीप, जो खुद मुश्किलों से जूझ रहा था। मैं आपसे अत्यंत गंभीर विषय पर विमर्श लेने आई हूँ महात्मा कालदूत। अवश्य अवश्य राजकुमारी विसर्पी, राज सिंहासन का सेवक और सलाहकार कालदूत हमेशा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। समस्या बताओ। समस्या व्यक्तिगत भी है और सार्वजनिक भी महात्मन। आप तो जानते ही हैं कि नागराज से मेरा विवाह होते होते रुक गया, पर तब तक मैं मन से उसको पति मान चुकी थी। परंतु नागराज के नागद्वीप में ना रह पाने की विवशता के कारण उसने जब नागद्वीप का राजा बनने से इनकार कर दिया तो नागद्वीप की प्रजा ने हमारा विवाह रोक दिया। अब समस्या ये है कि मैं नागराज के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और बगैर नागद्वीप में रहने का निश्चय किए नागराज यहाँ आ ही नहीं सकता। ये समस्या तो मैं जानता हूँ, परंतु इस विषय में मैं स्वयं कार्य कर रहा हूँ। नागराज के नागद्वीप पर आने जाने के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है और नागराज जब यहाँ पर आता जाता रहेगा तो धीरे धीरे प्रजा उसको स्वयं ही स्वीकार करना आरंभ कर देगी। इसमें तो ना जाने कितना समय लगेगा। मेरा हृदय इतने समय तक नागराज से बिछोह सहन नहीं कर पाएगा। मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। तो फिर इस समस्या का हल क्या है राजकुमारी विसर्पी? अगर नागराज यहाँ पर आकर मेरे साथ नहीं रह सकता तो मुझे ही उसके पास जाकर रहना होगा और ऐसा करने के लिए मुझे अपना पद त्याग करना होगा। इसलिए मैं नागद्वीप के शासक के पद का त्याग कर रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो कुमारी विसर्पी? जानती हो इस निर्णय से कितनी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी? उन समस्याओं से निपटने के लिए आप तो मौजूद रहेंगे ही महात्मन। आखिर ये नागद्वीप तो आप ही का बनाया हुआ है ना? अवश्य है, परंतु अधिकतर समय समाधि में लीन रहने के कारण मैं राजा के दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने एक योग्य नाग यानी तुम्हारे ही पूर्वज को राजा बनाया और इतनी शताब्दियों तक तुम्हारे वंश ने अपने दायित्व को बखूबी निभाया है। नागद्वीप की जनता भी तुम्हारे वंश को ही राजा का वंश मानती है। अब अगर तुमने राजगद्दी छोड़ी तो इस पद के ना जाने कितने दावेदार पैदा हो जाएंगे। लंगारा, चरकत, घन्नाट और ऐसी ही अनेक नागद्वीप की प्रजातियां इस पद को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ मड़ेंगी। नागद्वीप में खून के अनगिनत तालाब बन जाएंगे और अगर इनमें से एक भी राजगद्दी को प्राप्त करने में सफल हो गया तो उसके राजा बनने के कारण मैं भी उसका आदेश मानने को बाध्य हो जाऊंगा, चाहे उस नाग का आदेश सही हो या गलत। नागद्वीप मेरा एवं मेरे पूर्वजों का घर रहा है महात्मन। मैं नागद्वीप का कभी बुरा नहीं चाह सकती, परंतु अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो आप अवश्य ही कोई नया सम्राट चुनने पर बाध्य हो जाएंगे। समझ लीजिए कि ऐसी ही परिस्थिति आपके सामने आ गई है, क्योंकि मैं भी अपने निर्णय को ना बदल सकने के लिए मजबूर हूँ। हम तुम्हारी समस्या समझते हैं विसर्पी। हम तुम्हारी समस्या पर गौर करेंगे, पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था होने तक तुमको अपने पद पर बने रहना होगा। कहते हैं जब प्रेमियों में किसी एक का भी दिल तड़प कर पुकारता है तो दूसरा दिल भी उसे जरूर सुन लेता है। आज विसर्पे की याद बहुत सता रही है। नागद्वीप में ना जाने का प्रतिबंध जो मुझ पर लगा था वो भी विशाला द्वारा चुराए गए स्फटिक को मेरे द्वारा वापस नागद्वीप पहुंचा दिए जाने के कारण समाप्त कर दिया गया है। परंतु फिर भी वहां जाकर उससे मिलने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ना तो महात्मा महात्मा
क्योंकि ना तो मैं महानगर छोड़कर उसके पास महाद्वीप में रह सकता हूँ और ना ही बिसर्पी नागद्वीप को छोड़कर मेरे साथ रहने आ सकती है। हमारा मिलन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम नदी के उन दो किनारों की तरह हैं जो कभी नहीं मिलते। किस सोच में डूबे हो नागराज? आज कोई काम धाम नहीं है क्या? मेरा काम अपराध और आतंकवाद को नष्ट करना है भारती, और आज शायद अपराधी और आतंकवादी भी छुट्टी मना रहे हैं, इसलिए मेरा दिल भी नहीं लग रहा है। जानते हो तुम्हारी मुख्य समस्या क्या है नागराज? वो है अकेलापन, जिसको दूर करने के लिए तुम राज का रूप रख के मानव समाज में रह रहे हो, परंतु फिर भी वो अकेलापन वहीं का वहीं है। जानते हो इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ऐसे दोस्त की कमी है जिसके सामने तुम अपने दिल की सारी बात कह सको, और ऐसा साथी सिर्फ जीवन साथी ही हो सकता है। तुमको एक जीवन संगनी की जरूरत है नागराज। जीवन संगनी यानी पत्नी? ओह कॉमन भारती, मुझ जैसे जहरीले इंसान की पत्नी बनना कौन पसंद करेगी? नागराज बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारती मजाक नहीं कर रही थी। तुम अपने आप को नहीं जानते हो नागराज। तुमको पाने के लिए तो कोई ऐसी तपस्या कर सकता है जैसे पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए की थी। भारती की आंखों में झांकते ही नागराज चौंक उठा। ओह, भारती अपनी तरफ ही इशारा कर रही है, यानी ये मुझे मन ही मन चाहती है। लेकिन भारती, तुम मेरी बात से शायद दुविधा में पड़ गए हो नागराज, लेकिन ये सच है। मैं पार्वती की तरह जीवन भर तुमको पाने के लिए तपस्या करती रहूंगी, चाहे तुम मेरी पुकार सुनो या नहीं। ओह, भारती की तरफ से मैंने ऐसे प्रस्ताव की आशा नहीं की थी। मैं इसका दिल तोड़ भी नहीं सकता। मैं इसको बिसर्पी के बारे में बता भी नहीं सकता, क्योंकि अरे, मानसिक संकेत! मेरा जासूस सर्प हलासुल मुझे डेंजर सिग्नल भेज रहा है। मुझे जाना होगा भारती। मैं हमेशा की तरह तुम्हारा इंतजार करूंगी नागराज। नागराज नागरस्सी पर लहरा गया। जहां पर महानगर एक विचित्र मुसीबत से जूझ रहा था। हिस, बड़ा मजा आ रहा है तुम मानव को भय से भागते हुए देखकर। मुझे आश्चर्य तो ये हो रहा है कि तुम जैसे कमजोर प्राणी पृथ्वी पर राज कैसे कर रहे हैं। पृथ्वी पर राज तो सरीसृपों का ही होना चाहिए, जैसे करोड़ों साल पहले था। हम बुद्धि में कम ही सही, पर ताकत में तुमसे ज्यादा हैं, और तुम्हारी तरह प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी नहीं करते। फिलहाल तो तुम महानगर की संपत्ति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और रही बात शक्ति की बात, तो लड़ाइयाँ बुद्धि से जीती जाती है, ताकत से नहीं। बुद्धि? वही जिससे तुमने ये हथियार बनाया है। इसे भी चलाकर अपनी हसरत पूरी कर ले। वैसे तेरी गोलियां तो क्या, मेरी मोटी सल्कों से ढकी खाल पर तेरे, क्या कहते हैं, हाँ, बम तक असर नहीं करेंगे। तर 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 तर। लेकिन मेरी पूंछ तेरी खोपड़ी की हड्डी चटका देगी। तड़ाक। और फिर देख मेरी जहर लहर का कमाल, जो तुझे इस लोक से ऐसे रवाना कर देगी कि तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू कब परलोक पहुंच गया। जहर लहर आगे बढ़ी तो इंस्पेक्टर को खत्म करने के लिए। इस लेकिन शायद इंस्पेक्टर की किस्मत अच्छी थी, या उस चिड़िया की किस्मत खराब जो बीच में आ गई थी। एक पल से भी कम समय में चिड़िया के शरीर के नाम पर सिर्फ गली हड्डियां बाकी रह गई। जहर लहर एक बार फिर पुलिस वाले की तरफ लपकी, लेकिन इस बार एक सुरक्षा ढाल बीच में आ गई। ये क्या? सर्पों द्वारा बनी ढाल? सर्प ढाल? आश्चर्यजनक। और इन सर्पों को मेरी जहर लहर गला भी नहीं पा रही है। किस प्रकार के हैं ये सांप? ये नागराज की सर्प सेना है दोस्त, और जिस स्तर का जहर तू उगल रहा है, ये सर्प उस स्तर के जहर में ही पलते बढ़ते हैं। नागराज, हलाहलकंठ ने तेरे बारे में सुना है। लगता है तुझे मारे बगैर इस शहर से मानव को भगाने का काम पूरा नहीं हो पाएगा।
इसलिए मुझे तेरा जात भाई होते हुए भी तुझे मारना ही पड़ेगा। तुम्हारी जात विनाशकों की जात है हलाहलकंठ, और नागराज उस जात में शामिल नहीं है। हो जाएगा जब मैं तुझे खाकर अपने पेट में भर लूँगा, तो तू वैसे ही मेरे शरीर का भी एक अंग बन जाएगा। और इसकी शुरुआत तेरे सपोलों को खाकर करता हूँ। बड़े स्वादिष्ट है तेरे सांप। कचर कचर। मेरे सांप तेरे गले में अटक सकते हैं हलाहलकंठ, इसलिए साथ में मेरी विष फुंकार भी पी ले। आह, गला सूख रहा था, तर हो गया तेरी फुंकार को पीकर, और अब मैं तेरा मिजाज तर करूंगा। आह, ये तो मेरे फुंकार को आराम से झेल गया। बहुत जहरीला नाग है, पर ये आया कहाँ से और क्यों आया है? इस सवाल का जवाब इसी से मिल सकता है, इसलिए मुझे इसको जिंदा पकड़ना होगा, वरना मैं अपने विष दंश का प्रयोग में लाता। धड़ाक। अब बता, तू कौन है, कहाँ से आया है और क्यों आया है? धम। ये सब जानकर तू क्या करेगा नागराज? मरने के कुछ कुछ पल पहले मिली जानकारी तेरे किस काम की? देख, मेरा विष दंश तुमको कुछ ही पलों में मौत की सीमा सीमा के पार ले जाएगा। हलाहलकंठ के दांत नागराज की खाल में आ धंसे। खच। और दोनों ही चीख उठे। हलाहलकंठ के विष ने नागराज के शरीर में कांटे के स्थान पर तेज पीड़ा और जलन मचा दी थी। आह! अस! और नागराज के विष ने भी हलाहलकंठ के शरीर में प्रवेश करके उसमें भीषण जलन मचा दी थी। आश्चर्य, घोर आश्चर्य! मेरा विष चखने के बाद भी हलाहलकंठ का शरीर नहीं गला। ये शायद ऐसा पहला प्राणी मुझे मिला है जो मेरा विष चखकर भी ना तो मरा और ना ही गला। यानी इसके अंदर भी मेरी टक्कर का जहर है। इसलिए मुझे अपने वारों को हल्का नहीं होने देना है। तीव्र विष फुंकार का प्रयोग करता हूँ। फू। नागराज के तीव्र फुंकार से हलाहलकंठ तो डगमगा गया, लेकिन फिर लगभग तुरंत ही उसने अपने आप को संभालकर नागराज पर एक अजीबोगरीब वार कर दिया। सर। फर। मेरे दो फनों में दो अलग अलग विष ग्रंथियां हैं नागराज, और जब इन दोनों ग्रंथियों से एक साथ दो अलग अलग तीव्र विषों की फुहार निकलेगी तो उस मिश्रण से तू भी नहीं बच पाएगा। विष फुहारें नागराज के शरीर की तरफ लपकी, उसके शरीर से टकराई। नागराज एक बार फिर चीख उठा। आह! ये फुंकारें मेरे ही शरीर को गला रही है। बहुत घातक है इसका विषैला वार, इसको रोकना होगा। मेरी आम सर्पों की सेना इसको बांधने में असफल रही है। इसकी विष फुंकारों को रोकने के लिए विशेष नागफनी सर्पों का सहारा लेना पड़ेगा। वे सर्प जो देव कालजयी ने मुझे उपहार स्वरूप दिए थे, और जो अपने शरीर को रबर की तरह खींचकर लंबा कर सकते हैं। नागफनी सर्पों ने पहले तो हलाहलकंठ की कलाइयों को गिरफ्त में लिया, और फिर उसके दोनों फनों को और फिर उसके दोनों फनों की तरफ लपक पड़े। एक ही पल के अंदर नागफनी सर्पों ने हलाहलकंठ के फनों को भी लपेट लिया। अब फनों का रुख एक दूसरे के विपरीत दिशा में था। धम। हिस। अब ये ना तो अपने दोनों विष फुहारों को मिश्रित कर पाएगा और ना ही मुझे नुकसान पहुंचा पाएगा। अब मैं इसको पीट पीट कर इसके द्वारा किए जा रहे इस विनाश का कारण उगलवाता हूँ। नागराज ने चाल तो अच्छी चली थी, परंतु वो ये भूल गया था कि उस पर तो सिर्फ मिश्रित जहर ही असर करता है, परंतु दूसरी वस्तुओं और आम इंसानों को अकेली विष फुंकार भी नुकसान पहुंचा सकती है। अरे, ये वार तो उल्टा पड़ गया, पर मेरे पास इसका इलाज भी है। नागफनी सर्पों को आदेश देता हूँ कि इसके फनों का मुख ऊपर आकाश की तरफ मोड़ दे, फिर देखता हूँ कि ये किसको नुकसान पहुँचाएगा। हस। फर। हलाहलकंठ के दोनों फन ऊपर की तरफ तन गए, और इस बार उनसे जो विष फुंकारों की लहरें निकली, उन्होंने थोड़ी सी ऊपर जाकर एक छोटे से बादल का रूप धारण कर दिया, और फिर महानगर के उस भाग में एक विनाशकारी वर्षा होने लगी। ओह, ये तो विष की वर्षा होने लगी। इसको रोकना होगा, और इस विष को मेरा विष ही काट सकता है। नागराज की तीव्र विष फुंकार विष बादल की तरफ लपक कर उसको नष्ट करने लगी। इस बादल को नष्ट करने के साथ साथ हलाहलकंठ को आज़ाद भी करना होगा, वरना विष बादल बनता ही रहेगा।
परंतु आज़ाद होने के साथ ही ये फिर से मुझ पर हमला कर देगा। अब इसको जिंदा पकड़ने का विचार त्यागना पड़ेगा, क्योंकि इस चक्कर में जान माल का नुकसान होता ही रहेगा। परंतु इसको नष्ट करूं तो कैसे? ये तो मेरे सारे वारों को विफल विफल कर दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसके दो विषों का मिश्रण, जो मुझ तक को नुकसान पहुंचा रहा है। ओह, अगर ये मिश्रण मुझे नुकसान पहुंचा सकता है तो इसको भी जरूर पहुंचाएगा। धड़ाक। इसी वक्त महानगर से बहुत दूर हिमालय की बर्फीली चोटियों से घिरी एक घाटी में इस मूर्ति की बर्फ और कड़ी हो रही है, यानी हमारा विनाशदूत हलाहलकंठ मानव पर भारी पड़ रहा है। अगर हलाहलकंठ सफल हो गया तो हम पूरी शक्ति के साथ हमला कर सकते हैं। वहाँ कुछ प्राणी हलाहलकंठ की सफलता की कामना कर रहे थे, पर यहाँ नागराज का इरादा कुछ और था। इसके विषों का इसी पर वार करने के लिए मुझे पहले अपने आप को विवश दिखाना होगा, ताकि ये मुझ पर अपने फुंकार मिश्रण से हमला करने की कोशिश करे, और उसी पल मैं इसके एक फन को इसके दूसरे फन में घुसा दूंगा। दोनों जहर आपस में मिश्रित होने लगेंगे, और अगर मेरा ख्याल सही है तो फचाक, इस मिश्रण के असर से इसका शरीर स्वयं भी गलना शुरू हो जाएगा। कुछ कुछ वैसे ही जैसे इंसान के खून में कुछ गंदगी मिलने से इंसान को भी जान का खतरा पैदा हो जाता है। नागराज का ये वार सही पड़ा था। हलाहलकंठ का शरीर अपने ही जहरों का मिश्रण ना झेल पाने के कारण गल रहा था, और इधर हलाहलकंठ का शरीर गलने के साथ साथ दूर कहीं पर हलाहलकंठ की बर्फ से बनी मूर्ति भी पिघलने लगी थी। मंत्रित बर्फ का पुतला पिघल रहा है। मैं हलाहलकंठ से मानसिक संपर्क भी फिर से स्थापित नहीं कर पा रहा हूँ। इसका एक ही अर्थ हो सकता है, और वो ये कि हलाहलकंठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। हलाहल मृत्यु को प्राप्त हो गया, पर कैसे? वो तो हम में से ही एक योद्धा था, और हम में दैवीय अंश है। मानव का कोई भी वार या अस्त्र हमको मार नहीं सकता। मानसिक संपर्क टूटने के कुछ क्षण पहले हलाहल नागराज नामक एक मानव सर्प से लड़ रहा था। उसने हलाहल के विष का प्रयोग उसी पर कर दिया। अपने ही विष से हम भी मर सकते हैं, और ये मत समझो कि हम अमर हैं, क्योंकि हम शिव जी के गले में लिपटे रहने वाले नाग महाव्याल के वंशज हैं। महाव्याल का वंशज होने के कारण हम में कड़ी ठंड में जिंदा रह सकने की शक्ति के साथ साथ कुछ और भी दैवीय शक्ति जरूर है, परंतु फिर भी हम मानव से जीत नहीं सकते। तुमने हलाहलकंठ को मानव की शक्ति मापने के लिए ही भेजा था ना? खत्म हो गया वो, उसकी शक्तियाँ उसके काम नहीं आई। तो क्या हमको हमेशा मानव से छिपकर रहना होगा, उनसे डरकर जीना होगा? मानव के बराबर होने का हमारा सपना क्या कभी पूरा नहीं होगा? मानव से ज़्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद हम उनसे जीत नहीं पा रहे हैं। जीत सकते हो शीत नागों के कुमार, लेकिन सिर्फ तभी जब महायोद्धा त्रिनाग कालदूत तुम्हारा साथ देने को राजी हो। वो चाहे तो अकेले ही मानव का समूल नाश कर दे। कालदूत को वश में करना कौन सी बड़ी बात है? हम में दैवीय शक्ति है, उसके सामने तो कालदूत ठहर ही नहीं पाएगा। इस भ्रम में ना रहो राजकुमार। कालदूत योद्धा होने के साथ साथ तपस्वी भी है, और पुराण गवाह है कि तपस्वियों की शक्ति के आगे देवता भी हार गए थे। उसको अपने कब्जे में करने की सोचो जरूर, पर उसकी शक्ति को कम करके मत आंको। फिर आपकी राय में हमको क्या करना चाहिए? नागद्वीप पर हमला। नागद्वीप कालदूत की कमजोरी है, उसका विनाश होते देखकर वो हमारी बात मानने को विवश हो जाएगा। आप ठीक कहते हैं, हमारा हमला नागद्वीप पर ही होगा। बस हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे यहाँ तो नागद्वीप के किसी नाग भाई की जान ना जाए, वरना हमको नाग बंधुओं का सहयोग मिलने के बजाय उसका विरोध मिलने लगेगा। इधर नागद्वीप पर हमले की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा था, और इधर नागद्वीप में एक गहरी समस्या पर गहन विचार विमर्श चल रहा था। मैंने कल पूरे दिवस ही तुम्हारी समस्या पर सोच विचार किया है कुमारी विसर्पी, और मैं एक अधूरे निर्णय पर पहुंच पाया हूँ। अधूरे निर्णय पर?
अधूरा निर्णय कैसा महात्मन? मैं तुमको अभी शासक पद छोड़ने की इजाजत नहीं दे सकता, परंतु कुछ दिनों के अवकाश पर जाने की इजाजत दे सकता हूँ। अवकाश? छुट्टियों का मैं क्या करूंगी महात्मन? नागराज से मिलने महानगर जाओगी, उससे मिलकर अपने निर्णय पर आपस में विचार विमर्श करो, उसकी भी राय जान लो और उसके बाद तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करने पर बाध्य होऊंगा। क्योंकि जैसे भीम पितामह कुरुवंश के महाराज की बात नहीं टाल सकते थे, वैसे भी मैं भी नागद्वीप के सिंहासन का आदेश नहीं टाल सकता हूँ। आपका विचार आपका विचार उत्तम है महात्मन, परंतु मैं नागद्वीप से नागराज के पास अगर जाऊंगी तो विदा होकर उसकी पत्नी के रूप में। वैसे भी मैं अपने विवाह की बात स्वयं नागराज से करूं, ये अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर है अगर ये बातचीत आपके सामने ही हो। ठीक है पुत्री, मैं अभी नागराज से मानसिक संपर्क स्थापित करके उसको यहाँ पर आने के लिए कहता हूँ। महानगर के आकाश पर उड़ता महानगर का रखवाला एकाएक चौंक उठा। महात्मा कालदूत मुझसे मानसिक संपर्क बना रहे हैं, जरूर कोई अति आवश्यक बात है। क्या बात है महात्मन? आपने मुझे कैसे याद किया? आदेश कीजिए। हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेने में तुम्हारी मदद चाहते हैं नागराज। तुम शीघ्र अतिशीघ्र नागद्वीप के लिए रवाना हो जाओ, हम वहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आदेश महात्मन, मैं अभी नागद्वीप के लिए रवाना हो जाता हूँ। हमने नागराज को संदेश भेज दिया है बिसर्पी, उसके यहाँ पर पहुँचने पर हम अपने अधूरे निर्णय को आखिरी रूप दे देंगे। ये कोलाहल कैसे हो रहा है, बाहर चलकर देखना चाहिए। बाहर निकलते ही कालदूत और बिसर्पी दोनों ही स्तब्ध रह गए। ये क्या, एक फन रूपी बादल नागद्वीप पर छाता जा रहा है। ये जहरीला बादल है और ये किसी भिन्न प्रकार के विष से बना हुआ है, क्योंकि इसको छूकर आने वाली वायु नागद्वीप के अति जहरीली सर्पों पर भी घातक असर कर रही है। ये काम किसका हो सकता है महात्मन? नागद्वीप पर हमला करने की हिम्मत कौन कर सकता है, और वो भी आपके रहते? इस प्रकार की शक्ति वाले नागों को मैं जानता हूँ, पर वे नागद्वीप पर हमला क्यों कर रहे हैं? खैर, सबसे पहले तो इस विषैले फन घन को नुकसान पहुंचाने से रोकना होगा। कालदूत के दंड से तेज हवाएं निकलकर बादलों को छिन भिन करने लगी और उसी पल व्यर्थ का प्रयास मत करो कालदूत, वायुवार से ये विषघन टुकड़ों टुकड़ों में टूट अवश्य जाएगा, परंतु नष्ट नहीं होगा। वैसे भी ये वार तुम्हारे नागद्वीप के सैनिकों को बेहोश करने के लिए था, ताकि वे हमारे और तुम्हारे वार्तालाप के बीच में हस्तक्षेप ना कर सके। शीतनाग, मैं जानता था कि ये फन वार तुम लोगों के अलावा और कोई नहीं कर सकता, परंतु इस दुस्साहस का मतलब क्या है? क्यों आए हो तुम लोग नागद्वीप पर, और मुझसे किस प्रकार का वार्तालाप करना चाहते हो? तुम्हारे सोए अभियान को जगाने आए हैं हम। तुम एक योद्धा हो कालदूत, तपस्वी नहीं। उतार फेंको ये शक्ति का चोला और नागों को उनका उचित हक दिलाने में हमारी सहायता करो। उचित हक? तुम किस उचित हक की बात कर रहे हो शीतनाग कुमार? मानव को नष्ट करने में हमारी सहायता करो। नाग जाति की श्रेष्ठता मानव के ऊपर साबित कर दो। पृथ्वी पर रहते तो सभी हैं, लेकिन किसी भी प्रजाति की श्रेष्ठता तो प्रकृति तय करती है, हम या तुम नहीं। इसलिए ये हट छोड़ो और हिमालय पर वापस लौट जाओ। मुझे आभास था कि तुम मेरी प्रार्थना को ठुकरा दोगे, इसलिए अब मुझे तुमको अपना आदेश मानने के लिए विवश करना पड़ेगा, तुमको युद्ध में हराकर अपना गुलाम बनाकर। शीत सैनिकों, बंदी बना लो कालदूत को। कालदूत नहीं, महात्मा कालदूत बोल। शीतनाग, और तू इनको नहीं, ये तुझे बंदी बनाएंगे राजकुमारी बिसर्पी के राज आदेश पर। जो आज्ञा राजकुमारी, इन सर्पों को मेरे शरीर में रहने वाले सर्प बंदी बनाएंगे। ओह, तो तू राजकुमारी बिसर्पी का आदेश मानता है? खैर, कुछ ही देर बाद तुम मेरा आदेश मानने लगेगा कालदूत, क्योंकि तू मेरा पालतू नाग बन जाएगा। कड़क! तेरे वारों का कालदूत पर कोई असर नहीं होगा शीतनाग, लेकिन कालदूत का तू एक बार भी नहीं झेल पाएगा। सड़क! आह!
तो भूल रहा है कालदूत कि हम शिव जी के कंठनाग के वंशज हैं। हम में दैवीय अंश है। तेरा कोई भी वार हम पर घातक असर नहीं करेगा। दैवीय अंश ही है ना तुझमें, देवता तो नहीं है ना तू। अगर तू देवता होता भी तो मेरा मांत्रिक तंत्र तुझे छोड़ता नहीं। मेरे मांत्रिक वार से तुझे ना तो तेरी मस्तक मणि बचा सकती है और ना ही कोई शक्ति। कालदूत के तीनों शरीरों के हृदय से निकला मांत्रिक तंत्रवार सचमुच गजब का शक्तिशाली था। कड़ाम! शीतनाग कुमार को घुटनों पर लापटका उस बार ने। अगला बार निश्चित रूप से शीतनाग कुमार को बंधनों में जकड़ देता। अगर अगर शीतनाग गुरु अपनी शक्ति से कालसर्पी को बेबस न कर देते। नाग गुरु ने शीतनाग कुमार को बचने का जो अवसर दे दिया था उसका उसने भरपूर लाभ उठाया। अगले ही पल नाग कुमार का फन खुल गया। हिस्सा और कालदूत का अगला मांत्रिक तंत्र उस खुले फन द्वारा सोख भी लिया गया। सराप! और पलटकर उसी तंत्र का वार वापस कालदूत पर भी कर दिया। तो शायद जानता नहीं कि कालदूत की जब हमारा चमत्कारी फन खुलता है तो कोई भी मांत्रिक वार परावर्तित कर सकता है। हमारी मुख्य ताकत हमारा फन है और जब इसका अपना वार होता है तो उससे कोई नहीं बच सकता। खुले फन में से शीत किरणें निकलने लगी और कालदूत का शरीर ठंडी बर्फ के खोल में कैद होने लगा। और धीरे धीरे कालदूत के शरीर पर जम रही बर्फ की परत मोटी होने लगी। ओह, इस शक्ति के बारे में तो मैं भूल ही गया था। शायद इसलिए क्योंकि शीत सर्पों में ये शक्ति केवल शीतनाग कुमार के पास ही है। पर अब मैं क्या करूं? इस बर्फीले कवच में ना तो मैं तंत्र चलाने के लिए मंत्रों का उच्चारण कर सकता हूं और ना ही हाथों से तंत्रवार कर सकता हूं। दम दम भी घुटता जा रहा है। इधर कालदूत शीतनागों से पराजित होने की कगार पर खड़ा हुआ था और उधर नागद्वीप की तरफ बढ़ता नागराज अभी भी नागद्वीप से काफी दूर था। महात्मा कालदूत ने आखिर मुझे बुलाया क्यों है? ऐसी क्या गंभीर समस्या सामने आ गई है जिसमें मेरे सहयोग की आवश्यकता आ पड़ी है? वैसे महात्मा कालदूत ज्यादा परेशान नहीं थे बल्कि प्रसन्न चित्त ही लग रहे थे। नागराज ये नहीं जानता था कि उस समय से इस समय तक परिस्थिति काफी बदल चुकी है। मेरे रहते आप कभी पराजित नहीं हो सकते महात्मा कालदूत। मैं गुफा के अंदर से ये जलती मसाल ले आई हूँ आप पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए। वैसे भी नागराज अब यहाँ आता ही होगा। उसके यहाँ पर आने के बाद ये दुष्ट यहाँ से बचकर कभी नहीं जा पाएंगे। नागराज? वो तो महानगर में रहता है और वो नागद्वीप क्यों आ रहा है? नागद्वीप से उसका क्या संबंध है? इसका जवाब मैं देता हूं शीतनाग गुरु। नागराज का संबंध नागद्वीप से जन्म के समय से है। वैसे भी वो कुमारी बिसर्पी का होने वाला पति है। इन दोनों नातों से उसका संबंध नागद्वीप से जन्म जन्मांतर का हो गया है। परंतु तुमको परास्त करने के लिए मुझे नागराज की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अब तक मैं तुम लोगों से महात्मा कालदूत की तरह पेश आ रहा था पर अब मैं योद्धा कालदूत की तरह पेश आऊंगा। कालदूत के दंड का भीषण वार खाकर शीतनाग कुमार कई कदम पीछे जा गिरा। अगर उनमें दैवीय शक्तियों का अंश नहीं होता तो ये वार निश्चित रूप से शीतनाग कुमार की जान ले लेता। परंतु इस वार से वो सिर्फ थोड़ा सा घायल हुआ और उसने संभल कर फिर से कालदूत पर घातक प्रहार कर दिया। नागकुमार कालदूत को हराकर अपना सेवक कभी नहीं बना पाएगा। परंतु मेरे दिमाग में एक दूसरा रास्ता आ रहा है। कालदूत को गुलाम बनाने की कोशिश करने से अच्छा है कि कुमारी बिसर्पी को गुलाम बना लिया जाए, क्योंकि कालदूत स्वयं उसी का आदेश मानने को मजबूर है। अगले ही पल शीतनाग गुरु बिसर्पी की तरफ लपक गया। नाग कुमार, तुम कालदूत को उलझाए रहो ताकि ये बिसर्पी की मदद को ना आ पाए। मैं बिसर्पी को यहाँ से आकाश मार्ग द्वारा ले जाता हूँ। उसके बाद तुम भी तुरंत वहाँ पर पहुँच जाना। बिसर्पी का अब तक विवाह नहीं हुआ है। हम तुम्हारा बिसर्पी से विवाह करा देंगे, फिर तुम नागद्वीप के राजा बन जाओगे और कालदूत तुम्हारा आदेश मानने को भी बस। बिसर्पी कोई मक्खन की डली नहीं है जिसे जीभ पर रखा और पिघल गई। धम!
ओह, मैं समय रहते बिसर्पी को नहीं बचा पाऊंगा। ये शीतनाग कुमार मुझे उस तक पहुंचने नहीं देगा। अब नागराज की मदद मदद जरूरी लग रही है। मानसिक संपर्क बनाकर देखता हूँ नागराज कहाँ पर है। ओह, नागराज है तो पास में ही है, फिर भी उसे थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। एक ही रास्ता है, अपनी शक्ति का प्रयोग करके बिसर्पी को नागराज के पास भेज देता हूँ। नागद्वीप का आधा रास्ता तय कर चुका नागराज एकाएक चौंक उठा। अरे, महात्मा कालदूत का मानसिक संदेश आ रहा है। वे बिसर्पी को योग शक्ति द्वारा मेरे पास भेज रहे हैं। पर क्यों? महात्मा कालदूत काफी उग्र लग रहे थे। कारण बताने से पहले ही मानसिक संपर्क तोड़ दिया। महात्मा कालदूत द्वारा मानसिक संपर्क तोड़ने का कारण यही था कि उनके पास अब और समय नहीं था। बिसर्पी शीतनाग गुरु से तो बच गई, लेकिन एक शीतनाग मेरे सर्प सैनिक को परास्त करके बिसर्पी की तरफ लपक रहा है। बिसर्पी, इस सैनिक को दूर फेंको, मैं तुमको नागराज के पास प्रेषित करने जा रहा हूं। ताड़, नहीं, रोको इसको। शीतनाग गुरु बौखलाने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। बिसर्पी का शरीर सूक्ष्म कणों में बदलकर दूर प्रेषित होना शुरू हो गया। नाग गुरु का आदेश मिलते ही शीतनाग सैनिक बिसर्पी की तरफ लपक पड़ा और योग किरणों के घेरे में आकर खुद भी बिसर्पी के साथ ही कणों में बदलकर दूर प्रेषित होने लगा। ओह, ये क्या हो गया? और नागराज की सर्प नौका में एक आश्चर्यजनक दृश्य आकार लेने लगा। नागद्वीप में अब यहाँ पर रुकने का कोई अर्थ नहीं है कुमार। हमको बिसर्पी के पीछे जाना होगा। तुम उड़ नहीं सकते, इसलिए मैं तुमको अपनी शक्ति से ले चलता हूँ। जाओ जाओ, लेकिन वहां जाने से पहले 100 बार सोच लेना, वहां पर नागराज होगा। नागराज से एक बार शीतनाग टकरा चुके थे। अब ये दोबारा ये खतरा फिलहाल मोल लेना नहीं चाहते थे। अब हमको क्या करना चाहिए नाग गुरु? फिर फिलहाल दूर से ही सारा माजरा देखना होगा। जो मानो नाग हलाहलकंड का नामो निशान मिटा दे, उसके सामने अभी जाना बुद्धिमानी नहीं है। हम भी जो योजना बनाएंगे सोच समझ कर ही बनाएंगे। नाग गुरु का निर्णय सचमुच बुद्धिमानी भरा था, क्योंकि नागराज बिसर्पी पर मंडरा रहे खतरे को देखकर रौद्र रूप में आ गया था। मुझे ये तो पता नहीं कि तू कौन है और बिसर्पी से क्या चाहता है, पर इतना मैं जरूर समझ गया हूँ कि तू वही खतरा है जिसके कारण महात्मा कालदूत को ये कदम उठाने पर विवश होना पड़ा। ये शीतनाग है नागराज, और ये महात्मा कालदूत के हाथों मानव का विनाश करवाना चाहते हैं। और महात्मा कालदूत को ऐसा करने के लिए ये मुझसे विवाह करके विवश करेंगे। ओह, तब तो इस फनियल की खाली खोपड़ी में कुछ बुद्धि भरनी ही पड़ेगी। मेरे और इस लड़की के बीच में मत पड़ नागराज, वरना मुझे तो तू कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, पर अपनी जान से जरूर हाथ धो बैठेगा। साईं, ये धमकी मैं हफ्ते में कम से कम 2 बार तो सुन ही लेता हूँ, पर आज तक कोई भी इस धमकी को सार्थक नहीं कर दिखा पाया। जबकि मैंने हर बार ऐसी धमके वाले की खूब पिटाई भी की है। जानते हो कैसे? पहले मैं सर्प सेना से उसके हाथ पांव बांध देता हूँ, फिर उसकी पिटाई करता हूँ। तड़ाक! आह! तेरे सर्प बंधन सचमुच मजबूत है नागराज, इनको खोलने में मुझे समय लगेगा, पर फिर भी तेरा कोई भी वार मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यही बात मुझसे थोड़ी देर पहले एक और सर्प मानव ने कही थी। हलाहलकंठ नाम था उसका। कहीं तुम दोनों का आपस में कोई संबंध तो नहीं है? है नागराज, है। वो भी हमारी जाति का ही एक नाग योद्धा था, शीत नाग योद्धा। मैं जानता हूं कि वो तेरे ही हाथों मारा गया है। मैं तुझे उस हत्या की सजा भी दूंगा। शीतनाग, ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। पहले महानगर पर हमला और फिर नागद्वीप पर। क्या चाहते हो तुम लोग? क्या योजना है तुम्हारी? बताओ, वरना मेरी तीव्र विस्फुंकार तुम्हारे प्राण हर लेगी। फू! आह! महाघातक है तेरी विस्फुंकार। ये मुझे मार तो नहीं सकती, पर बेहोश जरूर कर सकती है। तुझसे निपटने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। तड़ाक! विस्फुंकार का असर होते देखकर नागराज थोड़ा असावधान हो गया था, और ये असावधानी उसे काफी महंगी पड़ी।
तूने मुझसे पानी के पास उलझकर बहुत गलती की है नागराज। मैं अपने राजकुमार शीतनाग कुमार की तरह शीत तरंगे तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन अपने स्पर्श से पानी को जमा जरूर सकता हूँ। समुद्र की सतह कई योजन तक बर्फ की 3 कदम मोटी परत से ढक जाएगी और तू ठंड से और दम घुटने से प्राण त्याग देगा। आह, ये सच कह रहा है। मैं बर्फ की इस मोटी परत को तोड़ नहीं सकता, पर इतनी देर में ये शीतनाग भी बिसर्पी को लेकर कहीं नहीं जा पाएगा, क्योंकि सर्प नौका के चारों तरफ बर्फ है। सर्प नौका बनाने वाले मेरे सर्पों पर ठंड का असर शायद इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वे शीतनाग के संपर्क में हैं, लेकिन मुझ पर इस ठंड ठंड हो रहे पानी का हल्का हल्का असर जरूर हो रहा है। अगर मैंने जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढा तो ये कहना मुश्किल है कि मेरी मौत ठंड से होगी या दम घुटने से। ये बर्फ की सतह चारों तरफ इतनी दूर दूर तक फैली हुई है कि इसके छोर तक मैं समय रहते पहुंच ही नहीं पाऊंगा, और जिस बर्फ को मैं तोड़ तक नहीं पा रहा हूं उसमें अपने शरीर के साइज का छेद बनाने में तो मेरी पूरी जिंदगी ही लग जाएगी। पूरी जिंदगी जो अगर बसती तो सालों की होती। पर अब तो 1 मिनट बाहर निकलने का एक रास्ता है। इसके लिए मुझे अपनी बेल्ट में लगे इस धातु के सांप को निकालना होगा और इसको ड्रिल की शक्ल में मोड़कर इस बर्फ में एक छेद करना होगा और फिर इसके नीचे से सीधा करके बर्फ के आर पार निकाल देना है। फिर इसके पहले कि बर्फ में हुआ छेद तेजी से बंद हो जाए, मैं उससे भी ज़्यादा तेजी से अपने शरीर को इच्छाधारी कणों में बदलकर इस छेद के पार निकल जाऊंगा। नागराज पर नजर जमाए हुए शीतनाग एकाएक चौंक उठा। अरे, कहाँ गया नागराज? अभी अभी तो नुकीली धातु से बर्फ खोदकर मौत से बचने की आखिरी कोशिश कर रहा था, अचानक कहाँ गायब हो गया? मैं यहाँ पर हूँ दुष्ट शीतनाग, और अब तुम मुझे बताएगा कि तुम लोगों का इरादा क्या है, वरना अपनी जान गंवाएगा। तड़ाक! ऊपर से ये दृश्य देख रहे शीतनाग गुरु की भौं पर परेशानी वाले बल पड़ गए। अनर्थ होने जा रहा है नागकुमार। शीतनाग नागराज से जीत नहीं पाएगा। नागराज अगर बिसर्पी को अपने साथ ले गया तो तुम उसे फिर कभी नहीं पा पाओगे। अब हमको क्या करना चाहिए नाग गुरु? अपने मणि का प्रयोग करो। हालांकि इसके चले जाने से हमारी पूरी जाति की शक्ति छीन हो जाएगी, परंतु फिर भी हम लाभ में ही रहेंगे। तुम शरद मणि को बिसर्पी के मस्तक में धंसा दो और फिर तुम जानते ही हो कि क्या होगा। फिर बिसर्पी सिर्फ तुमसे ही विवाह कर पाएगी और किसी से नहीं। मैं समझ गया नाग गुरु। ये देखिए मेरा शरद मणि का सटीक वार। मणि बिसर्पी के मस्तक की तरफ बढ़ चली, वहां पर जहां नागराज शीतनाग को अपने तीव्र विस्फुंकार से बेहोशी की दुनिया में पहुंचा चुका था। अब हम इसको नागद्वीप लेकर चलते हैं बिसर्पी, जहां महात्मा कालदूत अपनी योग माया के द्वारा इसके मस्तिष्क को पढ़ लेंगे। तुम्हारा विचार उत्तम है नागराज। वैसे भी तुम तो फू नागद्वीप ही आ रहे। ओह, ये क्या? ठप! ये मणि आकाश से आई है बिसर्पी। ऊपर नजर उठाते ही नागराज चौंक उठा। अरे, 2 नाग आकाश में मंडरा रहे हैं। जरूर ये तुम्हारा ही पीछा कर रहे हैं बिसर्पी। मैं फिलहाल इनसे भिड़ना नहीं चाहता, परंतु तुमको किसी सुरक्षित स्थान पर पहले पहुंचा दूं, फिर इनसे निपटूंगा। बर्फ टूट रही है। शीतनाग के बेहोश होने के साथ ही बर्फ जम नहीं पा रही है। हम सर्प नौका द्वारा यहाँ से जा सकते हैं, परंतु अब हम नागद्वीप नहीं जाएंगे क्योंकि हम महानगर के ज़्यादा पास हैं। मैं तुमको महानगर ले चलता हूँ। जल्दी करो नागराज। ये दोनों नाग शीतनाग गुरु और नाग कुमार हैं, और इस मणि के कारण मेरे शरीर में अजीब सी हलचल हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में कुछ बदलाव आ रहा है। इस मणि के कारण ही ऐसा हो रहा है बिसर्पी। इसको अपने माथे से नोच कर फेंक दो। बिसर्पी ने अपने माथे से शरद मणि को नोच फेंकना चाहा, परंतु जरा सी खींचते ही खुद दर्द से तड़प उठी। मैं इसको नोच नहीं पा रही हूँ नागराज। इसके एक सूत बाहर खींचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे इसके साथ साथ मेरी जान भी बाहर निकल रही हो।
तुम्हारे तुम्हारे हाथों को क्या हो रहा है बिसर्पी? ये तो शीतनाग की तरह हो रहे हैं। मैं तुमको महानगर में स्नेक पार्क ले चलता हूँ। वहाँ की रिसर्च टीम ज़रूर इस समस्या का इलाज ढूंढ लेगी, वरना हम महात्मा कालदूत से संपर्क करेंगे। बेकार की कोशिशें मत करो नागराज। ये शरद मणि है, ना तो इसके असर को समाप्त किया जा सकता है और ना ही हमारे अलावा और कोई इसे बिसर्पी के मस्तक से निकाल सकता है। अगर बिसर्पी को बचाना चाहते हो तो उसको हमारे हवाले कर दो, वरना बिसर्पी की वो हालत हो जाएगी जिसे देखकर तुम ना तो जिंदा रह सकोगे और ना ही मर सकोगे। स्वप्न देखना छोड़ दो शीतनाग कुमार। नागराज जब तक जिंदा है तुम बिसर्पी को छू भी नहीं सकते। महानगर में भारती बेचैन हो रही थी। क्या बात है भारती, मुझे आभास हो रहा है कि तुम कुछ बेचैन हो। नागराज सुबह से ही निकला हुआ है और अभी तक वापस नहीं आया। पहले एक विचित्र नाग प्राणी से उसकी लड़ाई हुई। नाग प्राणी तो नष्ट हो गया, परंतु नागराज वापस आने के बजाय ना जाने कहाँ चला गया। मुझसे कोई संपर्क भी नहीं किया उसने। ऐसा तो अक्सर होता है भारती। अपराधियों और दुष्टों से समाज को बचाने का काम तुम्हारी तरह किसी कार्यालय का काम नहीं है जो 10 बजे से 6 बजे तक होता है। इसमें ना तो दिन देखा जाता है और ना ही रात। नागराज तो पहले भी कई कई दिनों तक बाहर रह चुका है बिना किसी संपर्क के। आज ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी चिंतित हो उठी हो? वो बाबा, दरअसल आज सुबह मैंने नागराज से क्या कह दिया था तुमने आज सुबह नागराज से? इससे पहले कि भारती को ये बताने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता कि उसने नागराज से प्यार का इजहार किया था, नागराज ने खुद ही उसको इस दुविधा से बचा लिया। नागराज, आ गए तुम? पर तुम्हारे साथ ये कौन है? ये मेरी एक बहुत अनमोल मित्र है भारती। और इस वक्त इनकी जो हालत है उसमें इनको तुम्हारी सेवा शुश्रूष और इस वक्त इनकी जो हालत है उसमें इनको तुम्हारी सेवा शुश्रूषा की आवश्यकता है। ये इनका असली रूप नहीं है। इनका असली रूप देखकर तो चांद भी शर्मा जाता है। खैर, ये सब छोड़ो, इनकी जान खतरे में है। जिन नाग प्राणियों ने इनके मस्तक में मणि धंसाकर इनका रूप उनके जैसा बना दिया है, वे नाग प्राणी इनका अपहरण करना चाहते हैं। मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। तब तक तुमको इस बात का ख्याल रखना है कि वे नाग प्राणी धोखे से इन तक ना पहुँच पाए। एक बार मैं उन नागों से निपट लूँ, फिर इनके इलाज के लिए कुछ लोगों से संपर्क करूँगा। इनके इनके कहे जा रहे हो नागराज? आखिर इस लड़के का कोई नाम भी तो होगा। इनका नाम बिसर्पी है दादाजी। बिसर्पी? ओह, तुम निश्चिंत होकर जाओ नागराज। बिसर्पी को कोई छू तो क्या, देख भी नहीं सकेगा। मत भूलो कि ये भवन कई तिलस्मी यंत्रों और तंत्रों से युक्त है। इसको मैंने यानी तिलस्मी राज वेदाचार्य ने बनाया है। मैं इसकी सारी खूबियाँ जानता हूँ। नागराज का पीछा कर रहे शीतनाग गुरु और नाग कुमार ये सारा घटनाक्रम देख रहे थे। नागराज बिसर्पी को लेकर इसी इमारत में गया है। यही मौका है बिसर्पी को हथियाने का। बेसब्री मत दिखाओ नाग कुमार। मत भूलो कि ये काम हम समुद्र में भी कर सकते थे, पर हम नागराज से फिलहाल टकराना नहीं चाहते। आप मेरी हर बात को गलत साबित करते हैं। बताइए अब क्या करें? नागराज को मजबूर करना होगा। उसे महानगर से बहुत प्यार लगता है। अगर उसे महानगर और बिसर्पी में से किसी एक को चुनना पड़ा तो वो क्या करेगा? अभी देख लेते हैं कि नागराज दोनों में से किसको चुनता है। समझदार हो रहे हो कुमार। महानगर को अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दो। और अगले ही पल से महानगर पर एक जहरीला फन फैलना शुरू हो गया। सबसे पहले हवा में उड़ने वाले प्राणी इसका शिकार बने और फिर जमीन पर चलने वाले प्राणी अपने होशो हवास खोकर जमीन को चूमने लगे। ओह, उन नागों का तो फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन महानगर पर एक फन रूपी विषैला बादल छा रहा है। इसका स्रोत जहाँ पर होगा वे शीतनाग भी निश्चित रूप से वहीं पर होंगे, क्योंकि ये काम उनके अलावा और किसी का हो ही नहीं सकता। नागराज तेजी से फन घन के स्रोत की तरफ बढ़ चला और वहां पहुंचते ही उसके शक की पुष्टि हो गई। आओ नागराज, हमको पता था कि तुम जरूर आओगे। वैसे भी ये विषैला फन घन तुमको बुलाने के लिए ही फैलाया गया था।
क्या चाहते हो तुम लोग? महानगर पर ये विषैला फनगन क्यों फैला रहे हो? महानगर और उसके वासियों के प्रति तुम्हारे प्यार को परख रहे हैं नागराज। बिसर्पी को हमारे हवाले कर दो तो हम महानगर पर फैला अपना विषैला फन हटा लेंगे। तुमको अगर बिसर्पी मिल गई तो तुम लोग सिर्फ महानगर को ही नहीं पूरी दुनिया को तबाह कर दोगे। इसलिए तुम्हारी ये शर्त मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर महानगर की तबाही का नज़ारा देख। इनको बंदी बनाकर इस फन को हटाने की कोशिश करने में काफ़ी समय निकल सकता है और कई निर्दोषों की जान भी जा सकती है। इस फन घन को हटाने का दूसरा इंतजाम करना होगा, परंतु इस बादल को नष्ट करने का कोई भी उपाय मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। महात्मा कालदूत से मानसिक संपर्क करके सारी स्थिति को समझाकर तरीका पूछना होगा और फिर अपने घर में वापस पहुंचकर नागराज ध्यान साधना में मग्न हो गया और महात्मा कालदूत से मानसिक संपर्क साधकर पूरी स्थिति को विस्तार पूर्वक बता दिया। अब मुझे रास्ता दिखाइए महात्मन। हम पूरी बात समझ गए हैं नागराज, परंतु इन शीत नागों से सीधे युद्ध में जीत पाना अगर असंभव नहीं तो मुश्किल अवश्य है। इस फनगन को हटाने का और बिसर्पी को अपने असली रूप में लाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये कि हिमालय पर्वत पर स्थित शीतनागों की घाटी में जाकर इनको अद्भुत शक्ति प्रदान करने वाले रक्त रुद्राक्ष को ले आया जाए। उसके घाटी से चले जाने से शीतनागों की शक्तियाँ भी समाप्त हो जाएंगी और उसके स्पर्श से बिसर्पी भी शीतनाग का रूप त्याग कर अपने असली रूप में आ जाएगी। महानगर पर फैला फनघन भी समाप्त हो जाएगा। परंतु जितना समय मुझे हिमालय तक पहुंचने में लगेगा उसमें तो पूरी महानगर की आबादी ही समाप्त हो जाएगी। मैं तुमको अपनी योग माया से अभी महानगर से शीतनागों की घाटी में भेज देता हूँ। नागराज का शरीर योग लहरों में बदलकर महानगर को पार करता हुआ हिमालय की तरफ बढ़ चला। मैं अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहा हूँ कि ये नागराज के शरीर की योग तरंगे हैं और ये उत्तर की तरफ जा रही हैं, हिमालय की ओर। कहीं ये रक्त रुद्राक्ष लेने तो नहीं जा रहा? कालदूत सब कुछ जानता है, जरूर उसी ने नागराज को रक्त रुद्राक्ष के बारे में बताया होगा और जैसे उसने बिसर्पी को नागराज के पास भेजा था वैसे ही नागराज को योग लहरों के माध्यम से भेज रहा है। कहीं नागराज रक्त रुद्राक्ष प्राप्त करने में सफल ना हो जाए। असंभव, बल्कि हमको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। नागराज अभी यहाँ नहीं है, हमको इस मकान में घुसकर बिसर्पी को उठा लेना चाहिए। ठीक कह रहे हो आप नाग गुरु, इधर हमारा काम भी हो जाएगा और उधर रक्त रुद्राक्ष प्राप्त करने के चक्कर में नागराज मारा भी जाएगा। साथ ही साथ हमारा महानगर पर फैला फनघन यहाँ से वानों का साफ भी कर देंगे। मैं अभी शीतनाग घाटी में सावधानी बरतने का संकेत भेज देता हूँ ताकि नागराज वहाँ पहुँचते ही हमारे योद्धाओं के हाथों मारा जाए। नागराज एक अपरिचित स्थान पर जरूर पहुँच गया था, परंतु उसे मार पाना इतना आसान नहीं था। यही शीतनाग घाटी होनी चाहिए। बर्फीला नागफन चिन्ह यही इशारा कर रहा है, पर इस बर्फीले वातावरण में अपने शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए मुझे गतिमान रहना होगा, वरना ये शीत ना तो मेरे सांपों को जिंदा छोड़ेंगी ना ही मुझे। नागराज को गतिमान बने रहने की फिक्र तो करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि शीत सर्प नागराज को स्थिर रहने देने वाले थे ही नहीं। तड़ाक! आह! कौन? हिम हिस, शीतनाग सेना का सेनापति। वर्फ ही मेरा शरीर है और वर्फ ही मेरा अस्त्र, और इतना आभास तो तुमको भी है कि अगर मेरी शक्ति वर्फ है तो तेरी कमजोरी वर्फ है। ये तो तूने ठीक समझा हिम हिस, वर्फ मेरी कमजोरी तो है, पर सिर्फ आइसक्रीम के रूप में, दूध वाली आइसक्रीम, बिना खाए रहा ही नहीं जाता। लेकिन तू तो फीका फीका है, तुझे खाऊंगा तो गला खराब हो जाएगा। कर तर! नागराज के उस भीष्म वार ने हिमहिस के शरीर के कई टुकड़े में तोड़ दिया, लेकिन हिमहिस नष्ट नहीं हुआ। नागराज की विस्फारित आंखों के सामने उसके शरीर के टुकड़े गलकर आपस में फिर से जुड़ने लगे और इससे पहले कि नागराज इस स्थिति को पूरी तरह समझ पाता, बर्फीली तलवार उसके पेट के आर पार हो चुकी थी। धप! देखी,
हिमहिस की शक्ति नागराज, एक ही बार में तेरा खात्मा हो गया। हिमहिस को इस बार से उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन इस बार आश्चर्यचकित होने की बारी उसकी थी। ये क्या? तलवार आर पार होने के बाद भी तू बच गया, और तेरे शरीर की गर्मी से मेरी तलवार भी पिघल गई। खैर, ये तो फिर जुड़ जाएगी। नागराज पर ऐसे मामूली वार असर नहीं करते, पर अब मैं जो वार करूंगा वो तेरी जाति के नागों पर भी असर जरूर करता है। विस्फुंकार, मैंने सुना तो है कि तेरी विस्फुंकार बड़ी घातक है, पर यह असर तभी करेगी जब मेरे शरीर के अंदर पहुंच पाएगी। तेरी विस्फुंकार तो मेरे शरीर को छूते ही जम जाएगी और फिर शरीर पर से फिसलकर पहाड़ों में समा जाएगी। फूं। और अब मैं तेरी कमजोरी पर वार करूंगा, तेरी सीध से कमजोर होने वाली कमजोरी, और ये काम मैं तेरे शरीर को अपने शरीर में ढक कर करूंगा। हिमहिस के शरीर ने अजीब रूप से पिघलकर नागराज के शरीर को अपने शरीर के अंदर कैद कर लिया। ओह, इस हालत में तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा, और मेरे शरीर की गर्मी तेजी से कम होने के कारण अपने सर्पों के साथ साथ मैं भी सुसुप्त अवस्था में चला जाऊंगा, और फिर शायद दम घुटने से मर भी जाऊंगा। इधर नागराज एक कैद में फंस गया था, और उधर भारती और वेदाचार्य के सर पर भी विसर्पी के कारण खतरा मंडरा रहा था। तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई विसर्पी? मेरे दादा तंत्र मंत्रों की अच्छी काट जानते हैं, शायद वे तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। वैसे कोशिश तो उन्होंने पहले से ही शुरू कर दी है। तब तक मुझे ये बताओ कि तुम नागराज को कैसे जानती हो? नागराज तुमको अगर यहाँ पर लेकर आया है तो जरूर उसकी कोई बहुत खास दोस्त होगी। कौन हो तुम? वैसे तो मैं यहाँ पर नागराज की तलाश में पहले भी आ चुकी हूँ, इस भारती से मिली भी हूँ, लेकिन नागराज ने मुझे सिर्फ मित्र कहकर मिलवाया है। शायद वो इसको नागद्वीप के विषय में बताना नहीं चाहता, इसलिए पहले इसी से पूछ लूँ कि ये लोग वास्तव में कौन है और नागराज से क्या रिश्ता है इनका। चुप क्यों हो बिसर्पी? क्या सोच रही हो? तुम्हारे ही विषय में सोच रही हूँ भारती। नागराज को मैं वर्षों से जानती हूँ, पर उसने कभी भी तुम लोगों का जिक्र नहीं किया। फिर भी तुम लोग उसके काफी करीबी लगते हो। हमारी और नागराज की मुलाकात ज्यादा पुरानी नहीं है। दरअसल मेरे दादा नागराज के वंश के राज ज्योतिषी रहे हैं। नागराज के वंश के? भारती बिसर्पी को नागराज की कहानी सुनाती चली गई। ओह, तुम लोगों ने नागराज के लिए काफी त्याग किया है, तभी वो तुम लोगों की इतनी इज्जत करता है। लेकिन फिर भी मैं इसके इतने करीब नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है बिसर्पी दीदी। दीदी? तुमने मुझे दीदी कहा? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जो मेरे वश में होगा वो सब करूँगी। तुम तो नागराज के काफी करीब हो बिसर्पी दीदी। मुझे नागराज के दिल की बात मालूम करके बता दो। मैं जानना चाहती हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए क्या भावना है। मैं तो उसे चाहती हूँ, पर वो भी मुझे चाहता है या नहीं, ये मुझे पता कर दो। तुम्हारे अलावा ऐसा और कोई नहीं है जिससे मैं ये काम कह सकूं। बिसर्पी के मस्तिष्क में आंधियां सी चलने लगी। भारती उससे उसी के होने वाले पति के दिल का हाल मालूम करने को कह रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाती, एक कर्णभेदी आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। छनाक! ओह, ये तो वही दोनों सर्प हैं जिन्होंने मेरा ओह, ये तो वही दोनों शीत सर्प हैं जिन्होंने मेरा ये हाल कर दिया है। नागराज की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। घबराओ मत दीदी, ये दादा वेदाचार्य द्वारा बनाया गया घर है, और दादाजी तिलिस्म के महान जानकार हैं। भारती बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही थी, सर, क्योंकि कांच के टूटते ही लोहे के मजबूत सलाखों ने दोनों तरफ से बढ़कर खिड़की को घेर लिया। शीत नाग कुमार और नाग गुरु भी चौंक उठे। ये क्या? इस भवन में तो सुरक्षा की अद्भुत व्यवस्था लगती है। खिड़की या दरवाजे के रास्ते से घुसने की कोशिश मत करो, हम छत तोड़कर अंदर घुसते हैं। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी। छत के रास्ते अंदर जाने की कोशिश में शीत नागों का और भी बुरा हाल हो गया। नाग गुरु बचाओ, छत पर कोई छेद खुल गया है और उसमें से भीषण वायु दबाव मुझे अंदर खींच रहा है। हफ, हफ, ये तो कोई तिलस्मी भवन मालूम पड़ता है। इसमें ऐसे घुसकर मौत को दावत देना है। अब कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा।
इधर दो शीतनाग बिसर्पी के पास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और वहां से दूर एक शीतनाग हिमहिस नागराज को अपने शिकंजे में फंसाने में सफल हो गया था। आह! बेहोशी छा रही है। इस शिकंजे को मेरे साधारण नाग नहीं तोड़ सकते, पर नागफनी सर्प इस शिकंजे को तोड़ सकते हैं। लेकिन उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए मुझे इस ठोस बर्फ में कम से कम एक दरार तो करनी ही होगी, पर उसके लिए मुझे अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। नागराज ने अपने शिथिल होते शरीर की पूरी शक्ति को संचित किया। ठंडी होती मांसपेशियों में एक बार फिर रक्त का संचार होने लगा और कलाई के ऊपर की बर्फीली सतह में दरार पड़ गई। कड़ाक! और इससे पहले कि दरार फिर से आपस में जुड़ पाती, नागफनी सर्प बाहर आ चुके थे और फिर नागफनी सर्पों के शरीर तेजी से हवा में लहराने लगे और नागराज के शरीर पर चढ़े हिमहिस के बर्फीले शरीर को जगह जगह से रेती की तरह रेतने लगे। खर कर खड़ाक! कुछ ही पलों बाद हिमहिस का शरीर जगह जगह से टूट चुका था और नागराज को उसके शरीर के शिकंजे से निकलने में जरा सी भी परेशानी नहीं हुई। ये इसको हराने का तरीका नहीं है। इसका शरीर फिर से जुड़ जाएगा। टूटते ही इसका शरीर ठंडे पानी में बदलकर, आहा, अगर उस पानी को बर्फ बनने ही ना दिया जाए तो। अगले ही पल नागराज की कलाइयों से सांपों की एक बाढ़ से निकलकर हिमहिस के जुड़ते शरीर की तरफ लपकी। अगर तू मुझ पर अपने मरियल सर्पों से हमला करेगा, ये भी करके देख ले। मुझे तो कुछ नहीं होगा, पर इनकी हिम समाधि जरूर बन जाएगी। ये सांप तुझ पर असर नहीं करेंगे हिमहिस, ये तो मैं भी जानता हूँ, पर इनके शरीर की गर्मी तुझ पर जरूर असर करेगी। मैं समझ गया तेरी चाल। तू मेरे बर्फीले बदन को इन हजारों सांपों की गर्मी, शरीर की गर्मी से पिघलाकर पानी बनाना चाहता है, पर तू हर बार ये बात क्यों भूल जाता है कि वो पानी फिर जमकर बर्फ बन जाएगा और मैं फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा। इस बार नहीं हिमहिस, इस बार जैसे जैसे तेरा शरीर पिघलता जाएगा, तेरे शरीर पर लिपटे मेरे हजारों सर्प तेरी बूंदों को चाटते जाएंगे। ना बचेगा पानी, ना जम पाएगी बर्फ और ना बन पाएगा तेरा शरीर। तो खत्म हो जाएगा हिमहिस और मैं ठंडे हो गए सांपों को फिर से अपने शरीर में प्रवेश करा के गर्मी दे दूंगा। और इधर महानगर में नाग कुमार के तिलस्मी बंगले पर मंडरा रहे शीत नाग कुमार और नाग गुरु दोनों ही चौंक उठे। हिमहिस की एक चीख के साथ ही मेरे मेरे साथ उसका मानसिक संपर्क टूट गया। मैं भी उससे संपर्क नहीं साध पा रहा हूँ। इसका एक ही अर्थ लगता है कि वो ये कि नागराज के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अब तक यहाँ पर रुकें तो उधर नागराज हमारी बस्ती का ना जाने क्या हाल कर डालेगा। हमको तुरंत हिमालय जाना होगा। हिमालय पर नागराज पहली मुसीबत पार करके आगे बढ़ चुका था। शीत नागों को मेरे यहाँ आने की खबर हो चुकी है। मुझे बहुत सतर्क रहना होगा क्योंकि रात के अंधेरे को खत्म करता हुआ सूर्य भी आकाश में चढ़ आया है। अब मेरा सबसे पहला काम उस रक्त रुद्राक्ष को ढूंढना है। रक्त रुद्राक्ष तुझे कभी नहीं मिलेगा नागराज, शीत नाग कुमार और नाग गुरु। हाँ, हम तेरी यहाँ पर आकर रक्त रुद्राक्ष हथियाने की योजना को पहले ही समझ गए थे, लेकिन अब ना तो तू बचेगा और ना ही तेरा प्यारा महानगर। ओह, तुम शीत तरंगे छोड़ते हो, लेकिन ये कैद मुझे बांध कर नहीं रख पाएगी शीतनाग, क्योंकि मेरे नागफनी सर्प इसको पल भर में ही तोड़ देंगे। नागराज के नागफनी सर्प हिमहिस पर हमला करने के बाद अभी तक बाहर ही थे और नागराज फिलहाल उसको अपने शरीर से बाहर ही रखना चाहता था, क्योंकि अभी उसको उनकी मदद की ज़रूरत फिर से पड़ने वाली थी। और वो इसलिए क्योंकि चारों तरफ से शीतनाग उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अपने राजकुमार का आदेश मिलते ही अपने मिश्रित 20 फुंकारों का वार करके गला डालो नागराज का शरीर, जिंदा मत छोड़ना इसको। शीतनाग ने चारों तरफ से नागराज के शरीर पर भांति भांति के बिंसों की फुकार छोड़ने शुरू कर दी। ये विष मिश्रण तो उस विष मिश्रण से कई गुना ज़्यादा तेज है जो मुझ पर हलाहल कंठ ने छोड़ा था। यानी इनकी शक्ति बर्फीले वातावरण में ज़्यादा उग्र हो उठती है। महानगर के गर्म वातावरण में हलाहल कंठ की शक्तियों को छीन कर रखा था।
यहाँ पर भी अगर गर्मी बढ़ जाए तो इन सर्पों की शक्तियाँ भी छीन हो जाएगी। पर यहाँ पर गर्मी कैसे बढ़ सकती है? यहाँ पर तो सिर्फ सूर्य की ही गर्मी है और उसको ठंडा करने के लिए बर्फ। हाँ, गर्मी बढ़ाने के लिए अब मैं बर्फ का ही इस्तेमाल करूँगा। सूर्य इस वक्त बर्फ की उस शिला के पार चमक रहा है। मुझे उस शिला तक पहुँचना होगा। अरे, नागराज तो भाग रहा है। पीछा करो इसका। नहीं, उसका पीछा करने का कोई मतलब नहीं है। शायद ये उसकी चाल हो, हमको यहाँ से दूर खींच ले जाने की, ताकि वो यहाँ वापस आकर रुद्राक्ष हासिल कर सके। यही रुके रहो, नागराज वापस जरूर आएगा, तब उसको वही मार डालना। नागराज को वापस आने का इरादा तो जरूर था, परंतु शीत नागों को शक्तिहीन करने के बाद। यह है वो बर्फ की शिला। अब मैं अपने नागफनी सर्पों को आदेश देता हूँ कि वे इस बर्फ की सतहों को रगड़कर इसे कॉन्वेक्स लेंस यानी मैग्नीफाइंग लेंस का रूप दे दे। वो लेंस सूर्य की किरणों को एकत्रित करके इस घाटी में केंद्रित करेगा, और जैसे मैग्नीफाइंग लेंस सूर्य की किरणों को केंद्रित करके कागज या फूस जैसी चीज़ों में आग लगा देता है, वैसे ही इस विशाल बर्फ लेंस की किरणें इस घाटी के वातावरण को असाधारण रूप से गर्म कर देगी। अत्यधिक तेज गति से घूमते नागफनी सर्पों के केलदार शरीर ने बर्फ की सतह को रेत कर उसे एक विशालकाय मैग्नीफाइंग लेंस का रूप दे दिया, जो सूर्य की तीखी किरणों को केंद्रित करके घाटी की बर्फीली सतह पर एक दूसरे सूर्य का जन्म देने लगा। शीतनाग कुमारों ने शीतनागों ने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। वे भौचक्के होकर घाटी की सतह पर उभरे सूर्य को देखते रहे, और इससे पहले कि बढ़ती गर्मी का एहसास करके अपने बचाव का कुछ साधन कर पाते, सतह से उठती भाप ने उनके होशो हवास को छीनना शुरू कर दिया। फिलहाल तो ये नाग बेबस हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, क्योंकि सूर्य की दिशा बदलने के साथ साथ ही किरणों का केंद्र भी घाटी से कहीं और सरक जाएगा। विज्ञान ने तंत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। मुझे इससे पहले कुछ ऐसा इंतजाम कर लेना होगा कि ये शीत सर्प मुझ पर दोबारा सम्मिलित हमला ना करें। इसका सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि मैं किसी प्रकार से शीत नागों के राजकुमार को बंदी बना लूं। पर कैसे? ये तो नागफनी सर्पों के शरीर को भी अपने मिश्रित विष फुंकार से गला सकते हैं। एक तरीका दिमाग में आ रहा है, परंतु मैंने आज तक उसका प्रयोग नहीं किया। परंतु अगर ये प्रयोग सफल रहा तो शीतनाग कुमार इस तरह मेरा बंदी बन जाएगा कि ना तो उसको कोई बगैर मेरे चाहे छुड़ा पाएगा, और ना ही मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर पाएगा। नागराज की कलाइयों से सर्प निकलकर शीतनाग कुमार के शरीर पर लिपटने लगे, और फिर वे सर्प और शरीर को पूरी तरह से ढकते ही वे नाग सूक्ष्म रूप में आना शुरू हो गए। नागों के सूक्ष्म रूप में आने के साथ साथ नाग कुमार का शरीर भी सूक्ष्म होने लगा, और फिर वे सर्प नाग कुमार के साथ साथ नागराज के शरीर में प्रवेश कर गए। ये दृश्य देखकर अपने अपने होश संभाल रहे शीतनाग आश्चर्यचकित भी हो गए और भयभीत भी। तुम्हारे पास आश्चर्यजनक शक्तियां हैं नागराज। हम अब तुम पर हमला नहीं कर सकते। बताओ, क्या चाहते हो तुम? सबसे पहले तो महानगर पर फैला हुआ विषैला फन-घन हटा लो, और फिर बिसर्पी के मस्तक से वो मणि निकालकर उसको असली रूप में ला दो। फन-घन तो हम तुरंत हटा लेंगे नागराज, लेकिन बिसर्पी के मस्तक से मणि निकालना हमारे बस की बात नहीं है। उसका असर काटने के लिए रक्त रुद्राक्ष को उस मणि से हटाना होगा। परंतु उस रक्त रुद्राक्ष को ना हम प्राप्त कर सकते हैं और ना तुम। क्यों? क्या बहुत कठिन स्थान पर रखा हुआ है वो रक्त रुद्राक्ष? गरल कुंड के तल में। वही हमको हमारी सारी शक्तियां प्रदान करता है। शीत से बचने की शक्ति भी गरल कुंड? ये क्या होता है? आओ मैं तुमको दिखाता हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। देखो, ये है गरल कुंड। जब देवों और असुरों ने समुद्र मंथन किया था और उसमें से महाभीषण विष गरल निकला था, तो देवों की प्रार्थना पर शिव भगवान ने उस विष को अपने कंठ में रख लिया था। परंतु गरल पीते समय विष की एक बूंद टपक कर यहाँ पर गिर गई थी। ये गरल कुंड उसी बूंद से भरा हुआ है। इसका असर वातावरण में फैलने से रोकने के लिए शिव जी ने अपना एक रुद्राक्ष इस कुंड में डाल दिया था।
इससे ये भी शांत रहता है। परंतु इस कुंड में उतरकर रुद्राक्ष तक पहुंचना असंभव है, क्योंकि वो विष हर वस्तु को गला सकता है, सिवाय इन कुंड के पत्थरों के। इस कुंड की अंदरूनी सतह पर एक खास पत्थरों इस कुंड की अंदरूनी सतह एक खास पत्थरों द्वारा बनी है, इसलिए ये विष इस कुंड की दीवारों को गलाकर इसके पार नहीं जा पाता। समझा? परंतु रक्त रुद्राक्ष तो मुझे पाना ही है। मुझे रक्त रुद्राक्ष तो हर हाल में मुझे रुद्राक्ष तो हर हाल में पहुंचना ही है। सबसे पहले मुझे नाग गुरु की बात की सच्चाई को जानना है। अगर ये विष इस पत्थर को पल भर में गला दे तो गला दिया, यानी ये विष वास्तव में अत्यंत घातक है। अब ना तो मैं खुद रुद्राक्ष तक पहुंच सकता हूं और ना ही किसी भी चीज को कुंड में डालकर रुद्राक्ष को ऊपर खींच सकता हूं। सिर्फ एक चीज अच्छी है, और वो ये कि ये रुद्राक्ष गरल कुंड के तल में पड़ा हुआ है। इस बात का मैं फायदा उठा सकता हूँ। मेरे शरीर में बसने वाले चमत्कारी नागफनी सर्पों, मेरे शरीर से बाहर आओ। अब मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो मैंने आज से पहले कभी करने का प्रयास नहीं किया, और वो है इस सख्त चट्टानी सतह में एक पतली सुरंग बनाना। और इसके लिए मुझे तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। मैं इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके सर्प रूप में आ रहा हूँ। तुम मेरे शरीर से लिपट जाना। अब मैं नाग शक्ति से अपने शरीर को शक्तिशाली ड्रिल की तरह घुमाऊंगा, और तुम्हारे कांटेदार शरीर चट्टानी दीवार को घिसते जाएंगे। कर्र। नागराज और नागफनी सर्प तेजी से चट्टानी सतह में सुरंग बनाने लगे। इस घर्षण से चट्टानी सतह के साथ साथ हमारे शरीर भी झुलस रहे हैं। हम ज़्यादा देर तक सुरंग नहीं खोद पाएंगे नागराज। अगर हम अभी रुक गए तो कभी भी विसर्पी को असली रूप में नहीं ला पाएंगे नागफनी सर्पों। वैसे भी अब ज़्यादा सुरंग बची भी नहीं है। हम गरल कुंड के तल के नीचे पहुंच चुके हैं। रक्त रुद्राक्ष एक शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ है। अब हमको बस उस शिवलिंग के तल ढूंढना है। ये रहा वो तला। अब इस स्थान को खोदते खोदते हम ऊपर चलते जाएं तो सीधे रक्त रुद्राक्ष तक पहुंच जाएंगे, और रक्त रुद्राक्ष तक पहुंचते ही उसको मुंह में दबाकर हमको तेजी से पीछे भागना है, क्योंकि रक्त रुद्राक्ष इस छेद के ऊपर से हटते ही गरल कुंड के तल से भी इसकी धार तेजी से हमारी तरफ लपकेगी। जहर की धार को मात देते हुए नागराज और नागफणी सर्प तेजी से वापस सतह पर आ मिले। बस अब जहर की धार और ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी द्रव अपनी हर सतह का समान स्तर बनाए रखता है, और ये धार गरल कुंड में भरे विष के स्तर के बराबर आ चुकी है। काम समाप्त होते ही नागराज ने अपने वास्तविक रूप में आने में एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। ये तुमने क्या किया नागराज? अब गरल विष की ये धार चट्टानों को गलाती हुई ना जाने कहाँ कहाँ क्या क्या गला डालेगी, और साथ ही साथ इस रक्त रुद्राक्ष के चले जाने से हमारी शीत में लंबे समय तक जिंदा रहने की शक्ति भी चली जाएगी। इन दोनों समस्याओं का एक ही हल है नाग गुरु। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र महानगर भेज दो, ताकि मैं विसर्पी को ठीक करके इस रक्त रुद्राक्ष को वापस यहीं गरलकुंड में पहुंचा दूं। हाँ, अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हारे साथ महानगर चला चलूं। हमको उसी भवन में जाना है जहाँ पर मैं विसर्पी को छोड़कर आया हूँ। नागगुरु और नागराज के शरीर हिमालयों पर से गायब होकर एक पल में ही महानगर स्थित नागराज के बंगले के अंदर प्रकट हो गए। ओह, नागराज के साथ साथ शीतनाग भी है। नागराज के साथ होने के कारण ही तिलस्म ने इसे रोका नहीं। नागराज, आ गए तुम, पर तुम्हारे साथ ये दुष्ट नाग क्यों आया है? दुष्ट नहीं, भटका हुआ कहो विसर्पी। वैसे भी मैं इनकी मदद से ही इतनी जल्दी यहाँ पर आ पाया हूँ। यह रहा रक्त रुद्राक्ष, जिसकी मणि से स्पर्श कराते ही विसर्पी अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। ये शुभ कार्य मुझे करने दो नागराज। मैं विसर्पी दीदी को अपने हाथों से रुद्राक्ष छुआकर वास्तविक रूप में लाना चाहती हूँ, और फिर भारती द्वारा मणि से रक्त रुद्राक्ष को स्पर्श कराते ही विसर्पी अपने असली रूप में वापस आ गई। वाह दीदी, मैं जानती तो थी कि तुम सुंदर होगी, पर इतनी सुंदर होगी ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरा काम हो गया नागगुरु। अब मैं ये रक्त रुद्राक्ष आपके हवाले करता हूँ। अगर अब भी आप लोग अपने रास्ते को ठीक समझते हो तो इसका जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करें।
नहीं नागराज, तुमने मानव नाग होते हुए भी हम दैवीय नागों को मात देकर ये सिद्ध कर दिया है कि कोई भी जाति दूसरे से श्रेष्ठ होने का दावा नहीं कर सकती। हम अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफी मांगते हैं। चलो नागकुमार, अब नागराज के शरीर से विदा लो और हमारे साथ हिमालय चलो। नहीं नागगुरु, नागराज जैसे प्राणी के शरीर में रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं अभी और अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैं फिलहाल प्रायश्चित करते हुए नागराज के शरीर में ही रहूँगा। जैसी तुम्हारी इच्छा नागकुमार, हम सब तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। अब हम चलते हैं ताकि इस रक्त रुद्राक्ष को उसके उचित स्थान पर पहुंचा सके। और फिर बस नागराज, नागदेव सामने दिख रहा है, तुमको वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं यहाँ से तैर कर चली जाऊंगी। ठीक है बिसर्पी, पर तुमने मुझको अब तक ये नहीं बताया कि महात्मा कालदूत मुझे क्यों बुला रहे थे। वो कोई खास बात नहीं थी नागराज, यहाँ तक लाने के लिए धन्यवाद। भारती से मिलने के बाद मैं नागराज से विवाह करने के अपने निर्णय पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर हो गई हूँ। भारती का नागराज के प्रति प्यार सच्चा है। वैसे भी अगर नागराज भारती से विवाह करेगा तो कई धर्म संकटों से बच जाएगा। फिलहाल चुप रहकर इंतजार करना ही होगा ताकि देखा जा सके भविष्य के गर्त में क्या छिपा हुआ है। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। और इस वीडियो को मैं जब पढ़ रहा था तो आपने नोटिस किया होगा कि कुत्ते की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश में कहीं कहीं थोड़ी बहुत गलतियाँ किया हूँ। ओके, तो इसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो चलिए इसकी एडवर्टाइजिंग को हम देख लेते हैं। तुम लोग मानव जाति के श्रेष्ठतम नमूने हो सुपर हीरोज। मैं तुमको एक दूसरे ग्रह पर ले जाऊंगा जहाँ की अद्भुत परिस्थितियों में तेजी से बनेगा तुम्हारा विकसित रूप, जो पृथ्वी की वर्तमान आबादी को खत्म करके पृथ्वी पर राज करेगा। एक मानव बन गया है महामानव और उसकी शक्तियां बन गई है महाशक्तियां। जो इस विनाश को रोक सकते थे अब वे ही मचाएंगे तबाही, तो फिर रोकेगा कौन ये जलजला। राज कॉमिक्स का ये सुपर मल्टी स्टार विशेषांक शीघ्र आ रहा है।